भाई हमने क्वेश्चन नंबर 36 तक क्वेश्चन कर लिए थे और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट। आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट का एक छोटा सा कंसेप्ट है और इसी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है और ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं यूपी पुलिस कांस्टेबल की दृष्टि से या यूपीएसआई की दृष्टि से तो भाई क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स पैटर्न का है और कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो उस सवाल को पढ़ने से पहले हम समझेंगे पहले कि वो कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से मतलब उसमें काम किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले अपनी कॉपी पे हेडिंग लगा दो भाई, आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट। लगाओ जल्दी से कॉपी पे हेडिंग, आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट। आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इसके लिए कुछ बातें पहले लिख लो, उसके बाद ही जो है स्टार्ट करेंगे क्या है इसका मतलब, ठीक है ना। आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट लिखिएगा इसमें, जब दो आदमी एक ही समय पर क्रम से स्टेशन पी और स्टेशन क्यू से चलना प्रारंभ करते हैं। क्रम से स्टेशन पी और स्टेशन क्यू स्टेशन पी और स्टेशन क्यू से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि दो आदमी ना, दो अलग अलग स्टेशन, एक स्टेशन पी और एक स्टेशन क्यू, दोनों एक दूसरे की ओर यानी कि विपरीत डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। तो जब दो आदमी एक ही समय पर, तो यहां पे लिखा हुआ है ऐसा इन्वर्टेड कॉमास में मैं कैद कर रहा हूं, एक ही समय पर क्रम से स्टेशन पी और स्टेशन क्यू से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं तथा कुछ समय बाद मिलकर, तो कुछ समय बाद मिलकर मैं यहां पे बोलता हूं टी घंटे बाद मिलकर, तथा टी घंटे बाद मिलकर, क्योंकि क्वेश्चन में होगा कि कुछ समय बाद मिलकर, तो मैं इसको बोल दिया टी घंटे बाद मिलकर, क्योंकि मिलने का समय कुछ तो रहा होगा तो मैंने टी घंटे दे दिया उसको, ठीक है ना। टी घंटे बाद मिलकर वे दोनों क्रम से T1 घंटे व T2 घंटे, वे दोनों क्रम से T1 घंटे व T2 घंटे में स्टेशन क्यू व स्टेशन पी पर पहुंचते हैं। देखो इस तरीके से लैंग्वेज तुम्हें पेपर में दिखाई देगी क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इस तरीके से लैंग्वेज होगी। इस बात का मतलब क्या है, इस बात को मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए मान के चलो ये स्टेशन पी है भाई, ये क्या है स्टेशन पी, और ये स्टेशन क्या है क्यू है, ये स्टेशन क्यू है। तो स्टेशन पी और स्टेशन क्यू, अब एक आदमी पी से चलता है और उसी समय दूसरा आदमी क्यू से चलता है एक दूसरे की ओर, यानी कि विपरीत दिशा में चलेगा, ठीक है। तो मान के चलो इधर से एक आदमी चला इस तरीके से और वो इस पॉइंट पे जाके उस आदमी से मिला, तो ये आदमी कौन है, ए है, ये आदमी कौन है भाई, ए है। और उसी समय जो है स्टेशन क्यू से चलता है दूसरा व्यक्ति, ठीक है। वो मान लिया हमने बी चला, दूसरा आदमी कौन है यहाँ पे, बी है, ठीक है। तो एक स्टेशन पी है और एक स्टेशन क्यू है। स्टेशन पी से एक आदमी ए चलता है और उसी समय दूसरे स्टेशन क्यू से दूसरा आदमी बी चलता है और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं। बात समझ में आई। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यू से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं तथा टी घंटे बाद मिलकर, यानी कि कुछ समय बाद मिले हुए। तो यहां से लेकर यहां तक आने में जो समय लिया गया और यहां से लेकर यहां तक आने में जो समय लिया गया वो टी घंटे रहा होगा, यानी कि ए ने भी टी घंटे
और बी ने भी टी घंटे लिया, यानी कि दोनों एक दूसरे से कितने घंटे बाद मुलाकात करते हैं, टी घंटे बाद मिलते हैं। बात समझ में आई। अब ये अगर टी घंटे बाद मिलकर वे दोनों क्रम से T1 घंटे व T2 घंटे में स्टेशन क्यू व स्टेशन पी पर पहुंचते हैं। इसका मतलब जो ये समय दे रखा है ना T1 घंटे और T2 घंटे, ये मिलने के बाद का समय दे रखा है कि पहले इन दोनों की मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद ये दोनों T1 घंटे में पहुंच जाते हैं क्यू पर और दूसरा पहुंच जाता है T2 घंटे में पी पर। देखिए क्रम से लिखा हुआ है, क्रम से T1 घंटे व T2 घंटे में स्टेशन क्यू, तो T1 घंटे में कहां पहुंचा, स्टेशन क्यू पर। स्टेशन क्यू पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन होगा, ए, और स्टेशन पी पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन होगा, बी। ठीक है ना। तो जो ए पहुंचता है वो इस तरीके से T1 घंटे में कहां पहुंच जाता है भाई, क्यू पर पहुंच जाता है T1 घंटे में। अब जब ए चला होगा तो कुछ तो चाल रही होगी, तो हमने ए की चाल मान ली कि भाई S1 किलोमीटर प्रति घंटा है, S1 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई। तो इस तरीके से S1 चाल से चलता रहा, इस तरीके से S1 चाल से, S1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चलता रहा और T1 घंटे में क्यू पर पहुंच जाता है। तो मिलने के बाद का समय जो है वो T1 घंटे का है। बात समझ में आई। इसी तरीके से ये आदमी जो बी है जो क्यू से चलता है उसकी चाल हमने कितनी मान ली, उसकी चाल हमने मान ली कि S2 किलोमीटर प्रति घंटा है, S2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मिला ये इस पॉइंट पे जाके, ये मान लिया हमने पॉइंट कौन सा है, ये आर बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है, आर बिंदु है। तो आर बिंदु पर मिला, कौन मिला, बी मिला। किससे मिला, ए से। तो मिलने के बाद जो बी होगा वो कहां पे पहुंचा, वो पहुंचा पी स्टेशन पर। कहां पे पहुंचा भाई, पी स्टेशन पर। किस चाल से पहुंचा, S2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कितने घंटे में पहुंचा, T2 घंटे में पहुंचा, T2 घंटे में पहुंचा। यहां तक बताओ समझ में आई के बाद। तो जितनी बात मैंने यहाँ पे लिखी वो सारी चीज मैंने डायग्राम पे लिख दी। यहां तक बताओ डायग्राम में कोई डाउट तो नहीं रहा, क्लियर होगी बात। तो कंसेप्ट का नाम तुम देख सकते हो, कंसेप्ट का नाम भी क्या है, आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट, यानी कि मिलने के बाद का समय दे रखा है। ये मिलने के बाद का समय है T1 घंटा और ये T2 घंटा भी मिलने के बाद का समय है। ठीक है भाई। ये T घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं, तो उसका मतलब यहां से लेकर यहां तक दूरी तय करने में T घंटे का समय लगा और इसको भी T घंटे का समय लगा बी को। बात समझ में आई। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, S1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है कौन, ए, और ये T1 घंटे मिलने के बाद T1 घंटे में कहां पहुंच जाता है, क्यू पर। तो यानी कि हमें ए की चाल पता है, S1 किलोमीटर प्रति घंटा है और T1 समय लेता है और क्यू पर पहुंचता है। तो मुझे एक बात बता दो, ये S1 चाल से T1 घंटे में चली गई दूरी कितनी है, S1 T1 है क्या, ये वाली दूरी की मैं बात कर रहा हूं, इस वाली दूरी की। ये वाली जो दूरी है ये दूरी कितनी है, S1 T1 होगी कि नहीं। यहां लिख देता हूं मैं S1 T1, ये वाली दूरी यहां तक S1 T1 है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, क्योंकि चाल कितने है, S1 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना लिया, T1 घंटा। तो यानी कि दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल है S1, समय है T1, तो चाल गुना समय S1 T1, ये दूरी बनी। क्लियर होगी बात। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि जो बी व्यक्ति है ये आर बिंदु पर मुलाकात करता है ए से, और मुलाकात करने के बाद मिलने के बाद ये T2 समय में पहुंच जाता है स्टेशन पी पे S2 चाल के द्वारा। तो मुझे ये बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, S2 T2, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो S2 T2, दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो S2 T2, यानी कि ये जो दूरी है वो S2 T2 है भाई। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है यहां तक, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है, S2 T2 है, ये वाली डिस्टेंस। क्लियर होगी बात, यहां तक क्लियर है भाई एकदम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, तुम ही खुद बताओ कि जितना समय ए ने आर बिंदु तक जाने में लिया, क्या उतना ही समय बी ने आर बिंदु तक आने में लिया। तो यानी कि दोनों T घंटे बाद, मैंने लिख रखा है कि दोनों एक दूसरे से T घंटे बाद मिलते हैं, तो इस बात का मतलब है जितना समय ए ने लिया मिलने तक उतना ही समय बी ने लिया होगा मिलने तक। तो क्या हुआ इसका मतलब, टाइम क्या है, कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो क्या होता है, ये तुम खुद बताओ मुझे। डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो स्पीड का रेशियो होता है। अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस और स्पीड दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि सीधे अनुपात में होते हैं। यानी कि स्पीड का जो अनुपात होगा वही अनुपात किसका होगा, डिस्टेंस का होगा। ठीक है भाई। तो हमें ये बात पता चला यहां से कि भाई टाइम जो है वो क्या है,
कांस्टेंट है। टाइम क्या है भाई? कांस्टेंट। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, टाइम कांस्टेंट है हमारा। अगर टाइम कांस्टेंट है तो इसका मतलब डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो स्पीड का रेशियो होगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ। क्लियर होगी बात यहां तक? ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं, चलो इधर ही लिख रहा हूं। तो डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो स्पीड का होगा। तो मैं क्या बोल दूंगा कि टी घंटे में ए द्वारा चली गई दूरी, टी घंटे में ए द्वारा चली गई दूरी टी घंटे में बी द्वारा चली गई दूरी का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? ए की चाल बटे बी की चाल कह सकता हूं, क्योंकि जो ए की चाल का बी की चाल के साथ अनुपात होगा वही अनुपात ए के द्वारा चली गई दूरी और बी के द्वारा चली गई दूरी का अनुपात होगा। बात समझ में आई? क्योंकि डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो स्पीड का रेशियो होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं टी घंटे में, इधर लिख रहा हूं मैं कि टी घंटे में ए द्वारा चली गई दूरी, टी घंटे में ए द्वारा चली गई दूरी का जो अनुपात होगा टी घंटे में बी द्वारा चली गई दूरी से। टी घंटे में बी द्वारा चली गई दूरी, यानी कि इन दोनों का जो अनुपात होगा वो वही होगा जो ए की चाल का किसके साथ होगा? बी की चाल के साथ होगा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब ये तुम खुद बताओ, टी घंटे में ए द्वारा चली गई दूरी कितनी है? टी घंटे में ए द्वारा चली गई दूरी कितनी है? S2T2। क्योंकि मिलने तक ए तो केवल यही दूरी तय करता है ना, और ये दूरी हमने अभी निकाल ली कि ये S2T2 बैठेगी। ये कितनी होगी? S2T2। तो टी घंटे में ए द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? S2T2। और टी घंटे में बी द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? बी केवल ये वाली दूरी तय करता है टी घंटे में यहां तक। बात समझ में आई? तो ये कितनी है? S1T1। ये कितनी है? S1T1। ठीक है, इस दूरी का अनुपात क्या होगा? जो ए की चाल होगी। अब ए की चाल कितनी है? S1 किलोमीटर प्रति घंटा। बी की चाल कितनी है? S2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए की चाल है S1 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल है भाई S2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक बताओ समझ में आई क्या बात? क्लियर हो रही बात यहां तक? ठीक है, अब मुझे ये बताओ S1 S2 अपॉन S1 उधर जाके S1 अपॉन S2 ही होगा, और S1 अपॉन S2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा? S1 अपॉन S2 का होल स्क्वायर। S1 अपॉन S2 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? T2 अपॉन T1 के। किसके बराबर होगा? T2 अपॉन T1 के। ये बात समझ में आई? और यहां से रिजल्ट क्या निकलेगा? यहां से रिजल्ट निकलेगा जब मैं इधर जाकर वर्गमूल कर दूंगा, क्या निकलेगा? S1 अपॉन S2 बराबर होगा T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1 का वर्गमूल। ये बात बताओ सब बच्चों के समझ में आई क्या? ये वाली बात सब बच्चों के समझ में आई क्या? और इसी चीज को मैं क्या लिखूंगा? ए की चाल बटे बी की चाल बराबर बी का समय बटे ए का समय का वर्गमूल। तो लिख देता हूं यहां पे इधर। तो हमारा जो कंसेप्ट निकल के आया ये आया कि ए की चाल इधर लिख रहा हूं, ए की चाल बटे बी की चाल बराबर होगा किसके? बी का समय बटे ए का समय, और इसका क्या करना है? हमें वर्गमूल करना है। तो ये चीज बताओ सबके समझ में आए कि नहीं? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी, ये चीज समझ में आई कि नहीं? तो ये हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए भाई, ये फॉर्मूला हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है और डायरेक्ट जो सवाल दिया जाएगा 2-3-4 लाइन का वो इसी फॉर्मूला बेस्ड पर दिया जाएगा। कितने वेरिएबल है इसके अंदर? 4 वेरिएबल है। ए की चाल, बी की चाल, बी का समय, ए का समय। बात समझ में आई? अब एग्जामिनर करेगा क्या? इन 4 में से ना कोई 3 की वैल्यू देगा। पता चला कि उसने बी का समय दे दिया, ए का समय दे दिया, बी की चाल दे दी और पूछ लिया ए की चाल क्या होगी। तो याद रखना, या तो इस तरीके से याद रखना, S1 अपॉन S2 इक्वल टू T2 अपॉन T1 का वर्गमूल। S1 अपॉन S2 इक्वल टू T2 अपॉन T1 का वर्गमूल, या फिर ए की चाल बटे बी की चाल। समझ जाओ कि इसी से निकला है। बात समझ में आई? और इस वाले सवाल में मात्र 2 ही सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है। पहला सवाल तो इस फॉर्मूले पर बनेगा और दूसरा सवाल ज्यादा से ज्यादा वो पूछ सकता है कि
दोनों व्यक्ति या दोनों कारें कितने समय बाद एक दूसरे से मिलती है, यानी कि जो ये टी घंटे बाद मुलाकात करते हैं ना एक दूसरे से, इस टी की वैल्यू पूछ सकता है, इस टी की वैल्यू। ये कैसे निकलेगा अभी बताऊंगा। ये बताओ यहां से रफ कर दूं क्या पहले? ये ऊपर की लाइन लिख रखी ना तुमने, तो मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, ध्यान दो अभी। देखिए, जो आदमी ए है, जो व्यक्ति ए है, तो व्यक्ति ए स्टेशन पी से चलता है भाई। स्टेशन पी से किस तरफ चल रहा है? स्टेशन पी से क्यू की तरफ चल रहा है, लेकिन क्यू तक जाने से पहले वो बिंदु आर पर मिलता है कि नहीं? किससे? बी से मिलता है। स्टेशन पी से चलकर ए S1 चाल से बिंदु आर तक कितनी दूरी तय करता है? S2 T2 दूरी तय करता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि स्टेशन ए द्वारा स्टेशन पी से S1 चाल से बिंदु आर तक S2 T2 दूरी तय करने में लिया गया समय क्या है? समझ रहे बात को? लिया गया समय क्या है? तो लिख देता हूं मैं इस बात को। ए द्वारा S1 चाल से, S1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, S1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन चाल से स्टेशन पी से बिंदु आर तक S2 T2 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दो भाई। ये जब ये स्टेशन पी है, स्टेशन पी से कौन चलता है? ए चलता है। किस चाल से चलता है? S1 चाल से चलता है। कहां तक पहुंचता है? आर तक पहुंचता है, क्योंकि जो मीटिंग पॉइंट है वो हमारा आर है। बिंदु आर पर ही ये दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। तो ए जो है बिंदु आर तक कितनी दूरी तय करता है? S2 T2 दूरी तय करता है। और इस S2 T2 दूरी तय करने में उसकी चाल क्या है? S1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। तो दूरी भी पता है, चाल भी पता है, और हमें क्या चाहिए? समय, कि ये दोनों कितने घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं। तो मुझे क्या निकालना है? समय। तो समय यानी कि हमने क्या मान रखा था? टी घंटे। समय क्या मान रखा था हमने? टी घंटे। तो इस टी घंटे की वैल्यू में बतानी है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? S2 T2 अपॉन S1। समय बराबर दूरी बटे चाल। क्लियर होगी बात? और अभी हमने निकाला S1 अपॉन S2 बराबर होता है T2 अपॉन T1 के वर्गमूल के। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, S2 अपॉन S1 कर दूं, तो क्या इधर भी उल्टा होगा? T1 अपॉन T2 का वर्गमूल होगा कि नहीं होगा? इस बात से सहमत हो कि नहीं हो? बोलो बताओ। ठीक है, तो यहां पे तुम देख पा रहे होंगे S2 अपॉन S1 है। इस S2 अपॉन S1 का मतलब क्या होगा? यहां से उल्टा करके मैं रख दूंगा। S1 अपॉन S2 का मतलब ये है, तो S2 अपॉन S1 का मतलब T1 अपॉन T2 होगा। इसका भी उल्टा होगा, तो मैं यहां लिख देता हूं T1 अपॉन T2 का वर्गमूल, और साथ में मल्टीप्लाई किसकी है भाई? T2 की है। साथ में मल्टीप्लाई किसकी है? T2 की है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब ये बताओ तुम मुझे, ये T2 अंडर रूट के अंदर है और ये T2 अंडर रूट के बाहर है, तो ये T2 इसको कितने बार काट देगा? अंडर रूट T2 बार काटेगा कि नहीं? ठीक है, तो हमें क्या मिला भाई? हमें मिला T1 इंटू T2, क्योंकि T1 भी अंडर रूट में है, अब T2 भी अंडर रूट में है, तो दोनों को एक साथ ही खोपचे में ले लेते हैं फिर। ठीक है ना? तो T1 इंटू T2 का वर्गमूल कर दोगे, और ये किसके बराबर होगा? इस T के बराबर होगा, T घंटे के बराबर होगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर तुमसे एग्जामिनर ये बात पूछता है कि दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं लेकिन कितने घंटे बाद करते हैं, तो तुम्हें यह समय दिया गया होगा T1 और T2 दोनों समय दिया गया होगा, तो इनके गुणनफल का क्या करना है? तुम्हें वर्गमूल करना है, तुरंत तुम्हें उत्तर मिलेगा। केवल और केवल दो ही सवाल एग्जामिनर यहां से पूछ सकता है इस क्वेश्चन से, दो से ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा। और तुम्हें ना दो ये फॉर्मूले, एक तो ये और एक ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अभी तक हमने कितने कंसेप्ट पढ़ लिए भाई? 5। पहला क्या था? जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे रेशियो में होते हैं, पहली चीज बताई थी। और मैंने कहा इसका उल्टा भी ट्रू होता है कि स्पीड और टाइम अगर दोनों एक दूसरे के उल्टे रेशियो में है तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस कांस्टेंट रही होगी। ठीक है, दूसरी चीज मैंने क्या पढ़ाई तुम्हें? अगर टाइम कांस्टेंट है तो क्या होगा?
डिस्टेंस और स्पीड दोनों एक दूसरे के सीधे अनुपात में होंगे, यानी कि जो रेशियो उसका डिस्टेंस का होगा वही रेशियो स्पीड का होगा। बात समझ में आई। और अगर गलती से स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो समान है तो उस बात का मतलब टाइम कांस्टेंट रहा होगा। दूसरी चीज थी, तीसरी चीज मैंने क्या बताई, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो क्या होता है, अगर स्पीड कांस्टेंट होती है तो इस बात का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस और टाइम दोनों एक दूसरे के सीधे अनुपात में होंगे। जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा, जो टाइम का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तीन चीज होगी भाई, तीन चीज में किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं। फिर चौथी चीज मैंने बताई तुम्हें डिस्टेंस कंसेप्ट, यानी कि डिस्टेंस निकालने का तरीका बताया, उसको ट्रिक्स बोल सकते हो तुम या कंसेप्ट बोल सकते हो, जो मन में आए वो बोल दो। तो डी की वैल्यू निकालने के दो फॉर्मूले बताए। अगर क्वेश्चन में समय का अंतर दे रखा है तो डी बराबर S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब समय का गैप होगा। दूसरा फॉर्मूला क्या था इसी का डिस्टेंस का, S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम, यानी कि दोनों चालों को गुणनफल बटे दोनों चालों का योगफल गुणा कुल समय। समझ रहे बात को। पहले वाला क्या था, दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। तो 5 तो वे हो गए और 2 ये हो गए, एक तो ये हो गया, ए की चाल बटे बी की चाल बराबर बी का समय बटे ए का समय अंडर रूट, यानी कि S1 अपॉन S2 T2 अपॉन T1 का वर्गमूल। इसकी खास बात यह है, क्वेश्चन को जब तुम पढ़ोगे ना तो ध्यान से इत्मीनान के साथ पढ़ना, तुम्हें क्वेश्चन के अंदर ही तुम्हें यह बात पता चल जाएगी कि जो समय दे रखे हैं ना दो अलग अलग, वो मिलने के बाद का समय दे रखा है। अगर मिलने का बाद का समय दे रखा है तो आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट ही लगेगा, इसके अलावा तुम इस सवाल के साथ और कुछ नहीं कर सकते। बात समझ में आई मेरी, ठीक है। तो अब हम चलेंगे भाई इनके ऊपर जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पे काम करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसको रफ कर दूं क्या मैं, नोट कर लिया सब बच्चों ने, बोलो जल्दी से नोट कर लो जल्दी से जिसका नोट नहीं हुआ अभी तक। क्या बेटे, हाँ जी, ये T2 अंडर रूट के अंदर था, ये T2 जो है बाहर था, तो अंडर रूट T2 से ये T2 अंडर रूट T2 बाहर कटेगा। बात समझ में आई भाई। मैं तुम्हें कहने लग जाऊं कि 1/3 है और ये अंडर रूट 3 है, ठीक है ना, ये अंडर रूट 3 है और ये 3 है। इस 3 का मतलब पता क्या है, इस 3 का मतलब है 1/√3 इंटू अंडर रूट 3 और गुणा अंडर रूट 3। बात समझ में, ये अंडर रूट 3 ऑलरेडी है, इस 3 का मतलब है अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। इस 3 का मतलब अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कटा तो क्या बचा 1/√3, तो इसको मैं डायरेक्ट ही काट दूं इस तरीके से, 1/√3 बचेगा। बात समझ में, यानी कि अगर अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट ए है तो इस बात का मतलब ए है, इस बात का मतलब क्या होता है ए होता है, तो ए का मतलब ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए। क्लियर होगी बात, कोई डाउट तो नहीं अब, ठीक है। चलिए तो इसको नोट करो फटाफट जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 पे हम आगे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 को पढ़िए एक बार। ए और बी क्रम से पी और क्यू के बिंदुओं से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। व्यक्ति कितने हैं, 2, एक तो ए है और एक बी है, और बिंदु P और बिंदु Q से वो एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे को पार करने के बाद A और B क्रम से अपने गंतव्य Q और P तक पहुंचने के लिए क्रम से 6 सही 1/8 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं। यदि B की गति 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो A की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम से समझते हैं फिर, ठीक है ना, शॉर्ट में बनाता हूँ डायग्राम, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा, क्वेश्चन में ये कहा गया कि दो शख्स है ए और बी, वो बिंदु P और बिंदु Q से एक दूसरे की ओर चलते हैं। एक तो A चलता है एक B चलता है, एक तो A चलता है और एक B चलता है। तो इधर से चलता है भाई A और इधर से कौन चलता है B, इधर से कौन चलता है B, इधर से चलता है B और इधर से चलता है A, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया बिंदुओं से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद, जब एक दूसरे को पार कर लेते हैं, एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी क्रम से अपने गंतव्य Q और P तक पहुंचने के लिए क्रम से 6 सही 1/8 घंटे, 6 सही 1/8 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं। मिलने के बाद का समय दे रखा 8 घंटे बाद, ये 8 घंटे का समय लेते हैं। यदि बी की चाल 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा हो बी की चाल, तो ए की चाल क्या होगी। तो यहां सवाल में पूछ रहा कि ए की चाल क्या होगी। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन में कहा गया कि दो बिंदु P और Q है, बिंदु P से A चलता है और बिंदु Q से B चलता है, सेम टाइम पर चलता है,
ठीक है। कह रहा है कि दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद, तो दोनों इस पॉइंट पर मिलते हैं, मिलने के बाद ए पहुंचता है क्यू तक 6 सही 1/8 घंटे में, और बी पहुंचता है मिलने के बाद 8 घंटे में पी पर। क्लियर होगी बात। यदि बी की चाल 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ए की चाल क्या होगी। तो मैंने पहले ही कहा था कि दो ही फॉर्मूले हैं इसके अंदर, और दो फॉर्मूले में पहला जो फॉर्मूला है S1/S2 इक्वल टू T2/T1 का अंडर रूट, तो उसमें 4 वेरिएबल है, और 4 वेरिएबल में से तुम्हें 3 वेरिएबल का मान देगा और 1 वेरिएबल का मान पूछ लेगा। तो तुम्हें दिख रहा होगा 1 2 3, 3 चीज पता है, चौथी चीज पूछ रहा है। तो करना क्या है, ए की चाल बटा बी की चाल, यानी कि S1/S2। अगर ये S1 है तो ये S2 है, ये T1 है तो ये T2 है। बात समझ में आ रही क्या। ठीक है, तो S1/S2 यानी कि ए की चाल बटे बी की चाल कितनी है 16.8 बराबर T2/T1। अब T2 ये है कि नहीं, T2 तो ये है ना, तो T2 कितना है 8, और T1 कितना है भाई ये रहा 8 6 48 और 1 49, 49/8, 49/8, 8 लिखोगे बटे में तो ऊपर पहुंच गया। ठीक है, और इसी का करना है हमें वर्गमूल, इसी का क्या करना है भाई, वर्गमूल करना है। ठीक है भाई, तो यहां पर तुम देखोगे तो 8 × 64 का वर्गमूल करोगे तो 8 बार आ गया, 49 का वर्गमूल करोगे तो 7 बार आ गया। तो यानी कि कुल मिला के 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 16.8 है, 16.8 है। बोलो बात समझ में आई। 7 यूनिट की वैल्यू 16.8, हमें बतानी कितने की है 8 यूनिट की वैल्यू, हमें बताने कितने की है 8 यूनिट की वैल्यू। तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 2.4 बार कट रहा क्या, तो 2.4 बार कट रहा है। तो यहाँ पे 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी, 2.4 में मल्टीप्लाई कर दोगे 8 की, 8 चौक 32 का 2 का 3, 8 दूनी 16, 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इस सवाल का उत्तर है किसका, ए की चाल कितनी आई हमारी 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं किसी को। तो फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, और उम्मीद है कि पिछले बार तो आया नहीं, इस बार जो री एग्जाम होगा यूपी पुलिस का तो इस बार आने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी अलग से सोचना नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना तुम्हें। 5 और 2 7 अभी तक तुम्हारे पास आ चुके कंसेप्ट। क्लियर होगी बात, नोट करो जल्दी से। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए ए और बी एक ही समय पर क्रम से एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए चलना शुरू करते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। जो ए की चाल है वो बी की चाल से कितना है 20% अधिक है। शख्स कितने हैं 2, ए और बी स्थान एक्स और स्थान वाई से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, और ए की जो चाल है वो बी की चाल से 20% अधिक है। यहां तक अब तक हमें केवल इतनी सी बात दे रखी है। अब क्वेश्चन में कहा रास्ते में मिलने के बाद, किसके बाद, मिलने के बाद, आफ्टर मीटिंग है ना, मिलने के बाद ए और बी क्रम से वाई और एक्स तक पहुंचने में, तो ए तो कहां पहुंचता है वाई पर, और बी कहां पहुंचता है एक्स पर। कह रहे कि वाई और एक्स तक पहुंचने में 2 सही 1/2 घंटे और एक्स घंटे लगते हैं। ध्यान दो, मैं यहां पे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सवाल तुम पढ़ोगे, सवाल से तुम्हें पता लग जाएगा कि चाल क्या है, और T1 क्या है, T2 क्या है, S1 क्या है और S2 क्या है। कहते हो तो मैं बढ़ा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा यहां से ये स्थान x है और ये स्थान y है। a चलता है इस तरीके से और यहाँ पे y पे पहुंच जाता है। a चलता है भाई इधर से और y पे पहुंच जाता है मिलने के बाद। इसी तरीके से b चलता है, b पहले मुलाकात करता है और कहां पे पहुंच जाता है, ये x पर पहुंच जाता है। यहां से कौन चलता है b, ठीक है ना, यहां से कौन चलता है b। अब जो a और b क्रम से y और x पर 2 सही 1/2 घंटे, ये 2 सही 1/2 घंटे यानी कि 2.5 घंटे का समय लेता है, और यहाँ पे कितने घंटे का, x घंटे का समय लेता है। तो सवाल में पूछा गया कि x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। ऑप्शन है 3 सही 2/3, और फिर है 3 सही 1/2, और फिर है 3 सही 3/5, और फिर है डी ऑप्शन में 3 सही 2/5। और सवाल में एक बात और दे रखी है कि ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। किसकी चाल अधिक है भाई, ए की चाल, किससे, बी की चाल से। कितनी ज्यादा है 20% अधिक। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि अगर बी की चाल 5 है तो ए की चाल कितनी 1 ज्यादा है, तो कितनी होगी 6। भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, यानी कि 5 पर 1 अधिक होगी, 5 पर 1 अधिक। यानी कि अगर बी की चाल 5 है तो 5 से 1 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो किसकी चाल होगी, ए की 6 होगी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैं यहां लिख देता हूं कि बी की चाल अगर 5s है तो ए की चाल कितनी होगी
6s होगी। बोलो बात समझ में आ रही क्या? ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब केवल और केवल तुम्हें अपना फॉर्मूला यूज करना है S1 अपॉन S2, S1 अपॉन S2 इक्वल टू T2 अपॉन T1 का अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट। तो S1 कितना है 6x और S2 कितना है भाई 5s, ठीक है, और यहाँ पे T2 कितना होगा x घंटे, क्योंकि दूसरा समय ये है x घंटे, और पहला समय क्या होगा 2 सही 1/2, 2 दूनी 4 5/2, 5/2, 2 ऊपर से जाएगा क्या 2x/5। इसका करना है हमें वर्गमूल। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो ये बताओ ये स्क्वायर रूट कैसे हटेगा, ये स्क्वायर रूट कैसे हटेगा? अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं यानी कि दोनों तरफ का क्या कर दूं वर्ग कर दूं, तो ये s से तो s कट ही जाएगा ना। तो 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, तो यहाँ पे 2x/5 आ गया क्या 2x/5, तो 5 पंजे 25, 2 से काट दोगे कितनी बार कटेगा ये 18 बार कटेगा। बोलो बात समझ में आई? तो x की वैल्यू कितनी है 18/5 है, तो x की वैल्यू आई भाई 18/5, 18/5 घंटे, और इसको मैं लिख सकता हूं 5 ते 15, 3 सही 3/5 घंटे। तो x की जो वैल्यू आई हमारी वो 3 सही 3/5 घंटे आई, जो कि हमारा सी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब। क्लियर होगी बात? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? अगर इसी सवाल में तुमसे पूछ ले कि बताइए दोनों बंदे ए और बी कितने घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं, तो हमें टी की वैल्यू निकालनी, और टी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है T1 इंटू T2 का वर्गमूल। अब T1 कितना था 5/2 घंटे, भाई 2 दूनी 4 5, 5/2 घंटे, और T2 कितना है हमारा 5 ते 15 और 3 18/5 घंटे, और दोनों का क्या करना है वर्गमूल ही तो करना है। तो 5 से 5 कटेगा 2 9 18, तो 9 का वर्गमूल कितना 3 घंटे, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से ठीक 3 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं। बात समझ में आई? इन 2 सवाल से ज्यादा इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहां तक क्लियर है बात एकदम? ठीक है, तो उसको नोट कर लो जल्दी से। समझ में आया ये कंसेप्ट? तो बस आज के लिए इतना ही रख लो, ठीक है, यही कंसेप्ट समझाना था इस क्लास में मुझे, ठीक है। बाकी हम फिर मंडे में मुलाकात करेंगे, जो इस टाइप में कुछ बचे हुए सवाल है तो वो कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसके बाद जो हमारा जो कंसेप्ट चलेगा वो चलेगा भाई एवरेज स्पीड वाला कंसेप्ट। एवरेज स्पीड खतरनाक कंसेप्ट है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में कभी ना कभी पूछता है वो, ठीक है ना। तुमने देखा भी होगा ऑनलाइन टेस्ट जब तुम देते होंगे तो ऑनलाइन टेस्ट देते समय शुरुआत में एग्जाम्पल के तौर पे एवरेज स्पीड का ही क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है ना। और एवरेज स्पीड अपने आप में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए एवरेज स्पीड वाला कंसेप्ट भी याद रखना है और उसके साथ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस भी करनी है। अब उसके लिए भी 2 ही कंसेप्ट बनेंगे, एवरेज स्पीड कंसेप्ट जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो और जब डिस्टेंस कांस्टेंट ना हो। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट ना हो तो क्या करते हैं, और डिस्टेंस कांस्टेंट हो तब हम क्या करते हैं, क्योंकि मेरा काम केवल ये है कि तुम्हें क्वेश्चन के साथ साथ स्पीड पे भी काम कराया जाए, यानी कि तुम्हें वो कंटेंट प्रोवाइड किया जाए कि तुम्हारी स्पीड भी ऑटोमेटिक बढ़ जाए, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।